छत्तीसगढ़ के इतिहास के पिछले क्लास में हमने 1940 तक पढ़ लिया था कि हमने देखा था कि 1940 में गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ था, जिसमें पहले सत्याग्रही छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल हुए थे। ये आंदोलन हम जो है पढ़ रहे थे। छत्तीसगढ़ में 1942 में क्रांतिकारी घटना देखने को मिलता है, उसी से आज हम क्लास की स्टार्ट करेंगे। तो 1942 में क्रांतिकारी घटना देखने को मिला था, जिसको कहा जाता है रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस। तो आज हम जो है रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके प्रमुख सूत्रधार थे परसराम सोनी। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे या मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? परसराम सोनी। और इसी परसराम सोनी को ही छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का भगत सिंह, जैसे क्रांतिकारियों में भारत में कौन हुए थे? भगत सिंह हुए थे, वैसी एक क्रांतिकारी हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुए, जिनका नाम क्या था? परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ में जितने भी हमने अभी तक आंदोलन देखे या जितने भी नेता देखे, चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो, पंडित रविशंकर शुक्ल हो, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ये सब आंदोलन करते थे, है ना। ये सत्याग्रह गांधीवादी रास्ते पे चलते थे। लेकिन ये जो परसराम सोनी जी थे, ये सीधा बम और पिस्तौल की बात करते थे। इसीलिए ये क्रांतिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, जिनको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? भगत सिंह कहा जाता है। तो अब डिस्कस करते हैं रायपुर षड्यंत्र केस के बारे में कि रायपुर षड्यंत्र केस था क्या। परसराम सोनी के साथ कुछ और लोग थे जो इनके सहयोगी थे, जैसे गिरीलाल लोहार, सुधीर मुखर्जी, है ना, डॉक्टर सूर, रणवीर शास्त्री, ये सब सहयोगी थे। ये सब ने मिलकर क्या किया? प्लान किया कि हम भी जो है अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए बम और बारूद बनाएंगे, बम और पिस्तौल से बात करेंगे। और इन्होंने बम और बारूद बनाने के लिए, है ना, बारूद से बम बनाने के लिए, विस्फोटक सामग्री तैयार करने के लिए, पिस्तौल बनाने के लिए अपना एक कारखाना चुना, ईदगाह भाटा मैदान रायपुर को। कहाँ चुना? ईदगाह भाटा मैदान रायपुर को। यहाँ पर इन्होंने अपना फैक्ट्री कारखाना जो भी लगाया, जिसमें ये विस्फोटक सामग्रियों का क्या करते थे? निर्माण करते थे, जिसे अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर सके? उपयोग कर सके। ऐसा इन लोग जो है ईदगाह भाटा रायपुर में जो है विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण करते थे। तो अब जब आप जो है विस्फोटक सामग्री बना रहे हो तो कभी कभी गलती से विस्फोट भी हो जाता है। तो वैसा ही हुआ कि इन लोग जो है पिस्तौल बनाने के लिए या बम बनाने के लिए जब विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग कर रहे थे, तो उसी समय ईदगाह भाटा मैदान में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। और इसी ईदगाह भाटा मैदान से लगा हुआ था राजकुमार कॉलेज। कौन सा कॉलेज? राजकुमार कॉलेज। तो जब विस्फोट हुआ तो राजकुमार कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल, जिसका नाम था मिस्टर पियर्स, इनको पता चल गया कि ईदगाह भाटा मैदान में जो है कुछ ना कुछ जो है विस्फोटक सामग्रियों का क्या हो रहा है? निर्माण किया जा रहा है। तो इसने तुरंत इसकी सूचना किसको दे दी? पुलिस को दे दी, है ना। तो पुलिस को पता चला, इसके द्वारा, मिस्टर पियर्स के द्वारा, अब पुलिस जो है क्या हो गया? अपने तफ्तीश में आ गई, हरकत में आ गई कि वो जांच पड़ताल करेगा ईदगाह भाटा मैदान का कि वहां पर क्या क्रांतिकारी घटनाएं हो रही है। तो ये चीज पुलिस वहां पर जाकर जांच करती, उससे पहले क्रांतिकारियों को भनक लग गई कि हमारा यहाँ विस्फोट हुआ है, मतलब ये जानकारी पुलिस तक पहुंच गई होगी। इसलिए क्रांतिकारियों ने अपना सारा जो विस्फोटक सामग्री है उसको ईदगाह भाटा मैदान से उठाया और सब के सब शिफ्ट हो गए। कौन से होटल में? ओरिएंटल होटल रायपुर में को हो गए, शिफ्ट हो गए, है ना। सब अपना सामान जो है कहाँ लेके आ गए? ओरिएंटल होटल में लेकर आ गए। ठीक है, ऐसा ये क्रांतिकारी घटना जो है छत्तीसगढ़ में चल रहा था, जहां विस्फोटक सामग्री, पिस्तौल सबका निर्माण हो रहा था। कि इसी बीच एक इन्हीं के बीच व्यक्ति था जिसका नाम था शिवनंदन। इसने मुखबरी कर दिया कि परसराम सोनी जो है अपने साथ पिस्तौल लेकर कहीं जाने वाला है, ऐसा पुलिस को बता दिया। तो पुलिस जो है परसराम सोनी को हथियार सहित 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार कर लिया। 15 जुलाई 1942 को पुलिस ने किसको गिरफ्तार कर लिया? परसराम सोनी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और
इसके ऊपर मुकदमा चलाया। अब ये गिरफ्तार हुआ तो इसके दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया, है ना। तो इनके ऊपर 27 अप्रैल 1943 को मुकदमा चला और अधिनियम, शस्त्रागार अधिनियम के तहत इन परसराम सोनी के साथ 10 लोगों को क्या कर लिया, सजा हो गया, पूरा गिरफ्तार कर लिया गया। परसराम सोनी कब गिरफ्तार हो गए? 15 जुलाई 1942 को इनके साथ जो है 10 लोग को और गिरफ्तार किया गया और इन 10 और परसराम सोनी सहित 11 लोगों पर 27 अप्रैल 1943 को जो शास्त्र अधिनियम है ना, शास्त्र अधिनियम, अस्त्र शस्त्र अधिनियम जो था, है ना, शस्त्र अधिनियम के तहत इन 10 लोगों को क्या हो गई, सजा हो गई। जैसे परसराम सोनी को 7 वर्ष का सजा हुआ, गिरीलाल लोहार को जो है 8 वर्ष का सजा हुआ, सुधीर मुखर्जी को जो है 2 वर्ष का, है ना। यहाँ गिरीलाल लोहार को कितने वर्ष का? 8 वर्ष का सजा हुआ। परसराम सोनी को 7 वर्ष का सजा हुआ, सुधीर मुखर्जी को 2 वर्ष का सजा हुआ। ऐसे टोटल 10 लोगों को क्या हो गई, सजा हो गई। अब जो है सबको सजा हो गई। सजा होने के बाद जो है, जैसे हम नीचे न्यायालय में हार जाते हैं तो केस को कहां लगाते हैं? ऊपर न्यायालय में। तो इन सबको सजा हो गई। तो इन सब के केस को नागपुर हाई कोर्ट में जब रखा गया तो नागपुर हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था नियोगी, है ना। न्यायमूर्ति कौन थे? श्री नियोगी। इन्होंने क्या किया, 10 लोगों में से 4 लोगों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। 10 लोगों में से 4 लोगों को रिहा कर दिया। तो 10 लोगों में से कितने लोग रिहा हो गए? 4 लोग रिहा हो गए, है ना। मिस्टर नियोगी ने कितने लोगों को रिहा कर दिया? 4 लोगों को रिहा कर दिया। इसी बीच 1946 में जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के दोस्त थे जिनका नाम था जयदेव कपूर, वो छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। 1946 में जयदेव कपूर जो है छत्तीसगढ़ आए थे, जयदेव कपूर। और ये जयदेव कपूर कौन है? भगत सिंह के दोस्त। ये छत्तीसगढ़ आए थे, इनका स्वागत सत्कार किया गया और इनके अभिनंदन करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया और इसी सभा में क्रांतिकारियों को रिहा किया जाए, इसके लिए एक क्या किया गया था, आग्रह किया गया था। और जब सरकार से आग्रह किया गया तो इस समय सरकार में मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री कहो या उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित रविशंकर शुक्ल ने लोगों के कहने पर इन क्रांतिकारियों को क्या कर दिया, रिहा करा दिया। तो ये संपूर्ण घटना जाना जाता है किस नाम से? रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से, जो कब घटित हुआ? 1942 में घटित हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रायपुर षड्यंत्र केस, ये मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? परसराम सोनी, जिनको छत्तीसगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है, और इनके सहयोगी थे गिरीलाल लोहार, सुधीर मुखर्जी, डॉक्टर सुर और रणवीर शास्त्री। इन सब ने जो है पिस्तौल और बम बनाने के लिए, विस्फोटक सामग्रियों से ये सब बनाने के लिए इन्होंने किसको चुना? ईदगाह भाटा मैदान रायपुर को चुना। अब यहाँ पर ये जो है बम वगैरह बना रहे थे कि अचानक विस्फोट हो गया, जिसकी जानकारी लग गई किसको? राजकुमार कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर पियर्स को। तो इसने पुलिस को जानकारी दी कि ईदगाह भाटा मैदान में कुछ गतिविधि हो रही है। तो पुलिस वहां पर जांच करने जाती, उससे पहले क्रांतिकारियों ने अपना सब सामान जो है ईदगाह भाटा मैदान से कहां शिफ्ट कर लिया? ओरिएंटेड होटल में शिफ्ट कर लिया। अब ऐसा सब ये लोग क्रांतिकारी लोग जो है अपने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री बना रहे थे। तभी इन्हीं के बीच का व्यक्ति था कौन? शिवनंदन, जिसने मुखबरी कर दिया पुलिस को कि परसराम सोनी जो है पिस्तौल या हथियार लेकर कहीं जाने वाला है। तो हथियार सहित परसराम सोनी को 15 जुलाई 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में 10 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन सब के ऊपर जो है शास्त्र अधिनियम, है ना, शस्त्र अधिनियम के तहत इनके ऊपर मुकदमा हुआ और 27 अप्रैल 1943 को उनको सजा सुनाई गई। तो परसराम सोनी को 7 वर्ष का, गिरीलाल लोहार को 8 वर्ष का और सुधीर मुखर्जी को 2 वर्ष का सजा हुआ। जब इनका केस को नागपुर हाई कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पर न्यायमूर्ति थे श्री नियोगी। तो उस श्री नियोगी न्यायमूर्ति ने 10 लोगों में से 4 लोगों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। और 1946 में जब भगत सिंह के दोस्त जयदेव कपूर छत्तीसगढ़ आए थे तो उनके स्वागत में जो एक सभा रखा गया था, वहीं पर इन क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए एक आग्रह प्रस्ताव रखा गया और उसी के तहत जो है फिर मुख्यमंत्री जो पंडित रविशंकर शुक्ल थे, उन्होंने लोगों के कहने पर इन क्रांतिकारियों को क्या कर दिया? रिहा कर दिया। तो ये था 1942 का कौन सा केस? रायपुर षड्यंत्र केस। इसी 1942 में गांधी जी का एक आंदोलन आया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वर्धा प्रस्ताव के द्वारा पास हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942,
है ना, मुंबई का ग्वालियर टैंक था, वहां पे करो या मरो का नारा देते हुए गांधी जी ने चालू किया। तो इस आंदोलन के शुरुआत करके जो क्या हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लेने छत्तीसगढ़ के नेता भी गए थे, है ना। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, द्वारिका प्रसाद मिश्र, राम गोपाल तिवारी, ऐसे सारे बड़े नेता जो है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जब गांधी जी शुरुआत कर रहे थे तो सबके सब कहाँ गए थे, वर्धा गए थे। वहीं पर जो है शुरुआत यहाँ पर मुंबई के ग्वालियर टैंक में इसकी शुरुआत हुई थी, तो सबके सब वहाँ गए थे, है ना, कि अब गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा देते हुए ये आंदोलन चालू कर दिया, जिसका नाम क्या रखा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कहा गया कि सब अपने अपने क्षेत्र में जाओ और भारत छोड़ो आंदोलन चालू करो, ऐसे करके। अब सब जो है एकदम खुशम खुश जा रहे हैं कि हम अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चालू करेंगे। लेकिन इधर अंग्रेज लोग भी क्या थे, तैयार थे कि सारे नेता जो है उन सबको गिरफ्तार करो और ताकि भारत छोड़ो आंदोलन ना हो सके। तो सारे बड़े नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सब के सब क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो छत्तीसगढ़ के जो नेता इस अधिवेशन में भाग लेने गए थे वो भी आ रहे थे छत्तीसगढ़, है ना। तो वो छत्तीसगढ़ पहुंचे ही नहीं थे कि उनको छत्तीसगढ़ के पास 9 अगस्त 1942 को मलकानपुर नामक स्थान पर क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में, है ना, अधिवेशन में भाग लेने के लिए वह मुंबई गए थे। वे नेता जब वापस छत्तीसगढ़ आए थे तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को कहां गिरफ्तार किया गया, तो छत्तीसगढ़ के नेताओं को 9 अगस्त 1942 को कहां गिरफ्तार कर लिया गया, मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, राम गोपाल तिवारी, है ना, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ये सारे नेता जो है गए थे, वापस आ रहे थे छत्तीसगढ़। तो उनको छत्तीसगढ़ पहुंचने से पहले ही 9 अगस्त 1942 कहां गिरफ्तार कर लिया गया, मलकानपुर नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया। यह ऐसा आंदोलन था भारत का, भारत छोड़ो आंदोलन, जो बिना किसी नेतृत्व के चला है, क्योंकि सारे नेता कहां हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। 8 अगस्त को गांधी जी ने घोषणा किया कि भारत छोड़ो आंदोलन करना है और 9 अगस्त तक सारे नेताओं को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो सारे नेता क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। लेकिन फिर भी ये आंदोलन जो है बिना नेतृत्व के, जो छुप छुप कर हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे उनके द्वारा चलाया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हमको कुछ घटनाएं देखने को मिलती है, जैसे रायपुर में 9 अगस्त 1942 को पूरा स्कूल कॉलेज बाजार सब क्या रखा गया, बंद रखा गया। सभी स्कूल कॉलेज बाजार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और शाम में जो है रैली निकली, शाम में जो है हर जगह हर मोहल्ले से एक एक रैली निकली और सब रैली पहुंची कहाँ, गांधी चौक में। सभी रैली कहाँ पहुंची, गांधी चौक में पहुंची। और गांधी चौक में पहुंचकर जो है सभी रैलियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसका नेतृत्व किया था किसने, त्रेतानाथ तिवारी ने। किसने किया था, त्रेतानाथ तिवारी। तो त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा 9 अगस्त 1942 को जब बाजार स्कूल कॉलेज सभी बंद रखे गए, शाम को जब जुलूस निकला तो जुलूस ने एक सभा का रूप ले लिया। तो इस सभा का नेतृत्व किसने किया, तो सभा का नेतृत्व किसने किया, त्रेतानाथ तिवारी ने किया। यही 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री, 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री, है ना, रणवीर सिंह शास्त्री, इसके नेतृत्व में जो है छात्रों ने जुलूस निकाला था। रायपुर में छात्रों का जुलूस जो है रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में कब निकला था, 10 अगस्त 1942 को। ये रणवीर सिंह शास्त्री क्या करते थे, जितनी भी सरकारी संपत्ति थी, उस समय सरकारी संपत्ति मतलब किसकी संपत्ति थी, अंग्रेजों की। तो रेल है ना, रेल के डिब्बे थे, उस पर ये क्या कर देते थे, कनेक्शन को काट देते थे, बिजली कनेक्शन, रेल डिब्बे कनेक्शन को काट देते थे, टेलीफोन के तार को काट देते थे। ऐसा ये विभिन्न प्रकार के सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे थे कौन, रणवीर सिंह शास्त्री, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसको, या ब्रिटिश पुलिस ने इसको 26 दिसंबर 1942 को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो 26 दिसंबर 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री क्या हो गए, गिरफ्तार कर लिए गए रायपुर से। एक और व्यक्ति था जिनको रायपुर में गिरफ्तार किया गया था 9 सितंबर 1942 को। 9 सितंबर 1942 को गिरफ्तार किए गए थे और उनका नाम था डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। कौन थे, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह।
डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। अब इनको क्यों गिरफ्तार किया गया था? इन्होंने नागपुर में जो है हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था, जबकि वहां पर ब्रिटिश झंडा फहरना चाहिए, लेकिन उसने ब्रिटिश झंडा को निकालकर हमारा तिरंगा झंडा फैला दिया था और वहां से फरार हो गए थे। तब इनको रायपुर में जो है 9 सितंबर 1942 को क्या किया गया था? इसी असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो रायपुर में 3 प्रमुख घटनाएं देखने को मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कि 9 अगस्त 1942 को सभी स्कूल कॉलेज को बाजार को बंद रखा गया रायपुर में। शाम को रैली निकाली गई जिसने सभा का रूप ले लिया, जिसका नेतृत्व किया था किसने? त्रेतानाथ तिवारी ने। 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री ने जो है छात्रों का जुलूस निकाला था। ये रणवीर सिंह शास्त्री क्या करते थे? पूरा रेलवे के डिब्बे में टेलीफोन के तार को काट के सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, जिसके लिए उनको 26 दिसंबर 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और डॉक्टर रामकृष्ण सिंह को 9 सितंबर 1942 को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इन्होंने नागपुर के हाई कोर्ट में क्या किया था? तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक है, चलिए, ये रायपुर का घटना था। कब का? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इसी तरह हमको बिलासपुर में भी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिलासपुर की घटनाएं देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिलासपुर में क्या हुआ। तो बिलासपुर के जो प्रमुख नेता थे बैरिस्टर छेदीलाल, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि ओसवाल, इनको रैली निकालने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जुलूस करने के कारण क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। किनको किनको? बैरिस्टर छेदीलाल, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और एक थे ओसवाल। ठीक है, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और एक कौन थे? आपके चिंतामणि ओसवाल। इन सबको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये जुलूस निकाल रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1942 को कालीचरण की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। कालीचरण की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, तो कालीचरण को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके गिरफ्तारी के बाद बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन को संचालित करने के लिए राजकिशोर वर्मा को डिक्टेटर नियुक्त किया गया। राजकिशोर वर्मा को क्या नियुक्त किया गया? डिक्टेटर, है ना। याद करो, मैंने पढ़ाया था द्वितीय सविनय आंदोलन के दौरान कि जब नेता गिरफ्तार होते थे, जो नेतृत्व करता था, तो अगला नेतृत्व करता चुन के रखे रहते थे, उसी को क्या कहते थे? डिक्टेटर। तो छेदीलाल, है ना, बैरिस्टर छेदीलाल, यजुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और चिंतामणि ओसवाल पहले ही गिरफ्तार हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैली कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, इसलिए। उसके बाद 15 अगस्त 1942 को कालीचरण जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो भी एक सभा का आयोजन कर रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और उसके बाद बिलासपुर क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करने के लिए राजकिशोर वर्मा को क्या नियुक्त किया गया? डिक्टेटर नियुक्त किया गया। दुर्ग में जो है क्रांतिकारी घटना देखने को मिलती है कि रघुनंदन सिंगरौल, है ना, रघुनंदन सिंगरौल ने जो है कचहरी में क्या लगा दिया? आग लगा दिया 28 अगस्त 1942 को। 28 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रघुनंदन सिंगरौल ने जो है दुर्ग कचहरी में जो है क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो दुर्ग कचहरी में आग किसके द्वारा लगाया गया? तो वो है कौन है? रघुनंदन सिंगरौल। कौन है? रघुनंदन सिंगरौल, है ना। रघुनंदन सिंगरौल ने जो है 28 अगस्त 1942 को दुर्ग कचहरी में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ये पकड़े नहीं गए ना। 5 सितंबर 1942 इसने अपने सहयोगी जसवंत सिंह ठाकुर, किसके साथ मिलकर? जसवंत सिंह ठाकुर, और ये थे ना रघुनंदन सिंगरौल थे, और साथ में अब कौन हो गए? जसवंत सिंह ठाकुर। इन दोनों ने मिलकर जो है नगर पालिका, है ना, जो दुर्ग नगर पालिका है, उसमें भी क्या लगा दिया? आग लगा दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग कचहरी में आग लगाने वाला और नगर पालिका में आग लगाने वाला कौन था? रघुनंदन सिंगरौल। 28 अगस्त को दुर्ग कचहरी में और 5 सितंबर 1942 को कहां पर? इसने नगर पालिका में क्या लगा दिया? आग लगा दिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुर्ग के सक्रिय नेता रत्नाकर झा, है ना, डॉक्टर गणेश प्रसाद, है ना, आपका नरसिंह प्रसाद, लक्ष्मण सिंह देशमुख, ये सब सक्रिय रहे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन और जुलूस किए। कौन से क्षेत्र में? दुर्ग क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही ये सब क्या करते थे? आंदोलन और जुलूस करते थे, तो सबको क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था, जैसे हमने बिलासपुर में देखा। तो रायपुर के सारे नेता जो है वो सब कहां बंद है? रायपुर जेल में बंद है।
है ना, रायपुर जेल में बंद है। तब हमारे छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी थे बिलख नारायण अग्रवाल। क्या नाम था? बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल, है ना। इनके दिमाग में आइडिया आया, है ना, और इनके सहयोगी भी थे। इनके सहयोगी थे ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नारायण दास राठौर, है ना, नागर दास वावरिया, ऐसे इनके सहयोगी थे। लेकिन मुख्य कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल, इनका आइडिया ये था कि सारे जो नेता है वो कहाँ बंद है? रायपुर जेल में बंद है। तो उन सबको छुड़ाने के लिए रायपुर जेल को जो है किससे उड़ाएंगे? डायनामाइट से उड़ाएंगे। किससे उड़ाएंगे? डायनामाइट से उड़ाएंगे, है ना, डायनामाइट से उड़ाएंगे, ऐसा इनका आइडिया था। डायनामाइट से उड़ाएंगे, ऐसा इनका आइडिया था। कि इन्हीं के बीच का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अविनाश संग्राम। क्या नाम था? अविनाश संग्राम। इसने जाकर मुखबरी कर दिया कि जो बिलख नारायण अग्रवाल है और उनके साथी हैं वो रात में जो है रायपुर जेल के दीवार को डायनामाइट से उड़ाने वाले हैं। तो डायनामाइट बाद में फूटता, पुलिस ने उन्हीं के ऊपर डायनामाइट फोड़ दिया और इनको रायपुर डायनामाइट केस के तहत क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1942 में हुआ था रायपुर डायनामाइट केस, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिलख नारायण अग्रवाल। इसमें मुखबरी किया था किसने? अविनाश संग्राम ने। और सारे लोग क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया और 1946 में हुआ द्वितीय प्रांतीय चुनाव। जैसे 1935 के तहत 1937 में पहला प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसी तहत 1946 में मध्य प्रांत का क्या हुआ? दूसरा प्रांतीय चुनाव। और इस दूसरे, याद करो, पहला प्रांतीय चुनाव हुआ था 1937 में, जिसमें रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव चुनकर गए थे, है ना। और अभी जो है मध्य प्रांत का दूसरा प्रांतीय चुनाव हो रहा है कब? 1946 में। कब हो रहा है? 1946 में हो रहा है। अब इसमें भी नेता लोग चुन के जाएंगे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र से चुन के गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। दुर्ग से चुन के गए थे घनश्याम सिंह गुप्त। अभी भी दुर्ग से कौन चुन के गए हैं? घनश्याम सिंह गुप्त। दुर्ग से कौन चुन के गए हैं? घनश्याम सिंह गुप्त। महासमुंद से सेठ जमुना लाल चोपड़ा, ठीक है, सेठ जमुनालाल चोपड़ा। टोटल कितने लोग चुन के जाएंगे? 5 लोग, 5 जगह से 6 लोग चुन के जाएंगे। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी लिखो, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, 2 लोग। दुर्ग से कितने लोग चुन के गए थे? 2 लोग, घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह। रायपुर बलौदा बाजार से पंडित रविशंकर शुक्ल और महासमुंद से सेठ जमुनालाल आपका चोपड़ा, ठीक है। धमतरी से महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठीक है, धमतरी से लक्ष्मी नारायण दास और मुंगेली से रामगोपाल तिवारी, इतने लोग जो है चुन के गए थे, ठीक है। तो 1946 में जब मध्य प्रांत का दूसरा प्रांतीय चुनाव हुआ तो टोटल 6 लोग जो है वो 5 जगह से चुन के गए थे। रायपुर बलौदा बाजार से चुन के गए थे पंडित रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महासमुंद से जमुना लाल चोपड़ा जी, धमतरी से लक्ष्मी नारायण दास और मुंगली से राम गोपाल तिवारी। अब ये सब चुन के गए, तो ये जब चुन के जाएंगे तो यहाँ पर भी मंत्रिमंडल का गठन होगा। तो मध्य प्रांत में दूसरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ 27 अप्रैल 1946। 27 अप्रैल 1946 क्या हुआ? मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इसमें फिर बनाया जाएगा क्या? मुख्यमंत्री, जिसको उस समय क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री। तो ये फिर बने कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी को ही बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल। द्वारिका प्रसाद मिश्र गृह मंत्री बने, द्वारका प्रसाद मिश्र, इनको गृह मंत्री बनाया गया, ठीक है।
मुख्यमंत्री कौन बने? पंडित रविशंकर शुक्ल। गृह मंत्री बनाया गया पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। विधानसभा अध्यक्ष बने घनश्याम सिंह गुप्त। विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया गया, घनश्याम सिंह गुप्त। ये देखो, ठीक है। तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ और मंत्रिमंडल के गठन में फिर जो है पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया, घनश्याम सिंह गुप्त विधानसभा अध्यक्ष बने और जो द्वारिका प्रसाद मिश्र है उनको क्या बनाया गया? गृह मंत्री बनाया गया। ऐसा ये दूसरा चुनाव हो गया। और इसी बीच जो है जो ब्रिटेन था उसमें उपचुनाव हुआ, तो वहां पर जो है क्लीमेंट एटली नाम का नया प्रधानमंत्री बना। तो उसने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा। 1946 में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। भारत पहले संविधान बनाएगा, उसके बाद जो है आज़ाद होगा, ऐसे करके संविधान लिखने के लिए संविधान सभा बना। तो इस संविधान सभा में जो है पूरे भारत के सदस्यों को शामिल किया गया। तो मध्य प्रांत से कांग्रेस की ओर से 17 लोग को शामिल किया गया। मध्य प्रांत से कांग्रेस पार्टी से कितने लोग को शामिल किया गया? 17 लोग को शामिल किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ से 3 लोग शामिल थे। जिसमें छत्तीसगढ़ से कितने लोग शामिल थे? 3 लोग शामिल थे। छत्तीसगढ़ से 3 लोग शामिल थे, उसमें पहला नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और एक थे कौन? घनश्याम सिंह गुप्त, ठीक है। उसके बाद जो रियासत था, है ना, छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें थी। उन 14 रियासत के राजाओं ने भी अपने तरफ से एक क्या भेजा? प्रतिनिधि भेजा, सदस्य भेजा। वो कौन था? सरगुजा का दीवान राय साहब रघुराज सिंह। कौन था? सरगुजा का दीवान राय साहब रघुराज सिंह। ये कहाँ का दीवान था? सरगुजा का दीवान था। सरगुजा का दीवान, ठीक है, सरगुजा का दीवान ये गया था। ये देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों जो है ये छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होके गए थे। छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्य थे, ठीक है। और ये जो है नरेश, यानी नरेश मंडल के तरफ, छत्तीसगढ़ नरेश मंडल है ना, छत्तीसगढ़ नरेश मंडल के तरफ से, मतलब छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत के राजा थे उन्होंने अपने सदस्य के रूप में किसको भेजा था? राय साहब रघुराज सिंह को भेजा था। और इसी रियासत के जनता की ओर से रियासत के जनता की ओर से 2 सदस्य गए थे, है ना। छत्तीसगढ़ रियासत की जनता की ओर से 2 सदस्य गए थे। एक का नाम था पंडित किशोरीलाल त्रिपाठी, है ना, पंडित किशोरीलाल त्रिपाठी और दूसरे सदस्य का नाम था राम प्रसाद पोटाई। ये 2 लोग गए थे, ठीक है। तो रियासत के जनता की ओर से कौन कौन गए थे? पंडित किशोरी लाल त्रिपाठी और राम प्रसाद पोटाई। राम प्रसाद पोटाई जो है वो कांकेर के दीवान थे और त्रिपाठी जी जो है वो रायगढ़ के दीवान थे। ये इतने सदस्य जो है छत्तीसगढ़ से कहाँ गए थे? संविधान सभा में गए थे। संविधान सभा का निर्माण 1946 में हुआ। उसमें मध्य प्रांत से कांग्रेस से कितने सदस्य गए थे? 17 सदस्य गए थे। छत्तीसगढ़ से निर्वाचित होकर कौन कौन गए थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, घनश्याम सिंह गुप्त। और वहीं छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों के राजाओं की ओर से सरगुजा का दीवान गए थे, जिसका नाम क्या था? राय बहादुर रघुराज सिंह, है ना, राय साहब रघुराज सिंह। और रियासत के जनता की ओर से 2 सदस्य गए थे। रायगढ़ के दीवान गए थे पंडित किशोरीलाल त्रिपाठी और कांकेर से गए थे राम प्रसाद पोटाई। ये संविधान निर्माण चल ही रहा था कि एक अलग से देश की मांग उठी भारत में और एक नया देश बन गया पाकिस्तान। और उसी पाकिस्तान को 14 अगस्त को बनाया गया और 15 अगस्त को भारत को क्या मिल गया? आज़ादी। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मंगलदास पकवासा। क्या नाम था? मंगलदास पकवासा। इनको मध्य प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया गया। मध्य प्रांत का गवर्नर, ठीक है। आजादी के बाद पहला मध्य प्रांत का गवर्नर कौन बना? तो स्वतंत्रता के बाद पहला गवर्नर बना कौन? मंगलदास पकवासा। अब जब स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को,
तो सारे जगह जश्न का माहौल था और छत्तीसगढ़ के नेताओं ने विभिन्न जगहों पर ध्वजारोहण कर इस जश्न को मनाया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर के ऐतिहासिक सीताबर्डी के किले में तिरंगा झंडा फहराया था। पंडित रविशंकर शुक्ल, कहाँ? सीताबर्डी का किला, सीताबर्डी का किला, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया, जो कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है। रायपुर में 2 जगह तिरंगा झंडा फहरा गया। रायपुर के पुलिस लाइन में R.K. पाटिल जो उस समय के खाद्य मंत्री थे, और रायपुर के गांधी चौक में वामन राव लाखे ने जो है तिरंगा झंडा फहराया। तो रायपुर में 2 जगह, एक है कहाँ आपका रायपुर में 2 जगह। पहला क्या बोला? पुलिस लाइन, पहला क्या जगह था? पुलिस लाइन, पुलिस लाइन। और दूसरा कहाँ था? गांधी चौक, गांधी चौक। तो गांधी चौक में किसने? वामन राव लाखे ने, वामन राव लाखे जी ने जो है तिरंगा झंडा फहराया। और R.K. पाटिल, R.K. पाटिल जो उस समय खाद्य मंत्री थे, उन्होंने पुलिस लाइन में जो है तिरंगा झंडा फहराकर 15 अगस्त 1947 आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा फहराया। वहीं दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त ने और बिलासपुर में पंडित राम गोपाल तिवारी ने तिरंगा झंडा फहराया। दुर्ग में किसने फहराया? घनश्याम सिंह गुप्त ने, घनश्याम सिंह गुप्त। ठीक है। और बिलासपुर में पंडित राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी ने जो है तिरंगा झंडा फहराया। और सबके सबने 15 अगस्त 1947 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। और छत्तीसगढ़ में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ ये जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन एक बात याद रखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और जो रियासतें थी वो राजाओं को सौंप दिया गया। यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो छुईकदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, है ना, जो रियासत है बस्तर, आपका कवर्धा, ये भारत का हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा नहीं था? भारत का हिस्सा नहीं था। क्योंकि आज़ादी जब मिली थी तो जहाँ पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था वो भारतीयों के आज़ाद हो गए, वहाँ के वहाँ भारत का हिस्सा बन गया, वो आज़ाद हो गया वो क्षेत्र। लेकिन जो रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने राजाओं से लिया था, वो रियासत को वापस किसको दे दिया गया? राजाओं को दे दिया गया। यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा छुईकदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, कवर्धा, बस्तर, कांकेर जैसे रियासत जो थे वो भारत का हिस्सा नहीं थे। तो ये भारत का हिस्सा कैसे और कब बने ये सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं, अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।